गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम अब 27 से स्टार्ट हैं, तो पढ़ाई अब अपनी करते रहिए। जो हम पढ़ाते हैं उसको भी देखते रहिए और जहां कहीं से आपको साइंस का कंटेंट मिलता है वहां से पढ़ते रहिए। टेस्ट लगाते रहिए, जो कमियां रह गए उसको दूर करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और अब बुक्स कम पढ़िए, क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस जहां से मिल पाए, जहां से हो पाए आप वहां से करिएगा। स्टार्ट करें आज की क्लास को। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूरे हैं। वो बताने की बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? जो प्रक्रियात्मक समूह है ये निर्धारित करेगा क्या? रासायनिक गुण। केवल क्या? रासायनिक गुण निर्धारित करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो। आणविक द्रव्यमान नहीं, एक कार्बन श्रृंखला की लंबाई नहीं, एक कार्बन श्रृंखला की प्रकृति ये भी नहीं। तो क्या? इसके रासायनिक गुण को, जो इसका प्रक्रियात्मक समूह होगा तो इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? तीर का सिरा मतलब जैसे मान लो ये तीर है अपना, ये तीर है तो ये इसका सिरा है, ये है सिरा, ये सिरा है। ये सिरा किस ओर इंगित करता है? आप एक चीज ये देखते हो, ये अभिकारक है, अभिकारक ऐसे एरो लगाते हो, फिर क्या होता है? इधर उत्पाद होता है, इधर उत्पाद होता है। इस पे जो टेम्परेचर है, जो भी आप जिससे आप रिएक्शन करवा रहे हो, सन के प्रेजेंस में हो रहा, हीट के प्रेजेंस में हो रहा, या फिर जैसे भी हो रहा, आप गर्म कर पा रहे हो, तो वो आप एरो के ऊपर नीचे लिखते हो। ठीक है, ये अभिकारक है और इसका ये सिरा किस ओर इंगित कर रहा है? ये उत्पाद की ओर इंगित कर रहा है। तो किस ओर इंगित करेगा? उत्पाद की तरफ, उत्पाद की तरफ। ठीक है, अभिकारक कौन? अभिकारक ये जैसे मान लो अगर कार्बन को हम O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2। CO2 बनता है कि नहीं बनता है? तो ये क्या है? ये पूरा अभिकारक है। ये क्या है? ये उत्पाद है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर होगा। देखो, जब प्रतिरोधकों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में हम संयोजित कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं, किया जाता है, तो प्रतिरोधकों में विभवांतर जो होगा प्रतिरोध के समानुपाती ही होगा। किसके? प्रतिरोध के समानुपाती होगा। जितना प्रतिरोध रहेगा उसके समानुपाती होगा। देखो इसमें लिखा है समान रूप से विभाजित होता है। विभाजित क्यों होगा समान रूप से? वो समान रूप से सब में अनुपातित होता है। समान रूप बिल्कुल जितना इसमें होगा उसमें इसमें समान रूप से होगा। मोटाई के अनुपातिक होगा नहीं, और समान तो बिल्कुल जिस हिसाब से रेजिस्टेंस लगा होगा उसका उसी हिसाब से अनुपातिक होगा। ठीक है, ऐसे लिखते हो ना आप, R टोटल बराबर R1 R2 R3 ऐसे लिखते जाते हो ना। तो सारे कितने कैसे हैं? रेजिस्टेंस समानुपातिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रूप में अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकालता है? देखो फेरस सल्फेट जो होता है, FeSO4 फेरस सल्फेट अपघटन के दौरान पर जो निकालेगी कैसे, तो कौन से निकालेगा? देखो एक तो फेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, Fe2O3, एक SO2 होगा, एक SO3 होगा, ये निकालेंगे आपकी। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो 3 2 5 3 8। हाँ ठीक है, ये होगा आपका।
तो ये क्या निकाल रहा है, SO2 और SO3 निकालेगा दोनों। आंसर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों निकालता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। देखो विद्युत ऋणात्मक जो होता है, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता किसकी होगी, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो होगी तो F की होगी, फ्लोरीन की। ठीक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता तो किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता फ्लोरीन की होगी। तो देखो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक इसमें जो होगा तो देखो क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो आप एल्युमिनियम नहीं, सल्फर नहीं होगा। आप इसमें कह सकते हो कि इसमें कहीं ना कहीं गलत होगा या फिर ऑप्शन में दिया होगा फ्लोरीन, तो वो सही हो जाएगा फ्लोरीन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गलत भी हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है। बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है। तो देखो जो समस्या नहीं है उसको देखना है। देखो वनों की कटाई और जैविक विविधता की हानि, ये तो समस्या है कि जहां पे हम बांध बनाएंगे वनों की कटाई करनी पड़ेगी, वहां की जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, वहां के जीव जंतु होंगे वो पलायन करेंगे, लोग पलायन करेंगे, बाढ़ के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये सब चीजें रहेंगी। तो ये तो क्या है, ये तो समस्या है हमारी। तो ये आंसर नहीं होगा, कह रहा समस्या नहीं है, कह रहा समस्या नहीं है। तो लोगों का विस्थापन होना ये भी समस्या है कि वहां से लोग पलायन करेंगे, ये भी समस्या है हमारे लिए। फिर देखो सिंचाई के लिए जल का संग्रह करना, ये थोड़ा पॉजिटिव आंसर दिख रहा है। अब आगे बढ़ो, देखते हैं शामिल लागतों की तुलना में कम लाभ, ये भी एक तरीके की समस्या है। हम इतना पैसा डैम में खत्म कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट हो रहा है तो वो बहुत कम निकल के आ रहा है, तो ये भी एक तरीके की समस्या है। तो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर है वो आपका थर्ड हो जाएगा कि सिंचाई के लिए पानी का संग्रह किया जाता है उसमें, और उसको जब हमको जरूरत होती है उस हिसाब से हम उसका आउटपुट लेते हैं, यूज करते हैं उस हिसाब से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। तो प्रकीर्णन की परिघटना किसमें होगी। देखो प्रकीर्णन की घटना कहाँ पे होगी, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना जहां पे होगी जहां पे रंग भेद की बात करेगा, रंग की बात करेगा। तो देखो सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, रंग की बात कर रहा, तो सूर्य लाल किस वजह से दिखेगा, प्रकीर्णन की वजह से दिखेगा। हम सूर्य का लाल रंग किस वजह से देख सकते हैं, प्रकीर्णन की वजह से देख सकते हैं। जो समुद्र का रंग नीला दिखेगा, पानी का रंग नीला दिखेगा, प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। आसमान हमें नीला दिखेगा, प्रकीर्णन की वजह से दिखेगा। तो अब देखो सारे जो है खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लाल रंग का इस वजह से प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इस वजह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो आसमान का नीला दिखना ये भी प्रकीर्णन का कारण है, कि प्रकीर्णन के कारण हमको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। देखो तारों का टिमटिमाना ये किसकी वजह से होता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण के कारण तारे हमको टिमटिमाते नजर आते हैं। तो कह रहा था प्रकीर्णन का परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता, तो ये नहीं समझाया जा सकता, तो इसके मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि तारों का टिमटिमाना एक परावर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, तो ये प्रकीर्णन नहीं है। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो इसका जो बीजांड होता है ये फल के रूप में विकसित होता है। बीजांड देखिए कहाँ है, इसका जो बीजांड होता है, बीजांड वो फल के रूप में विकसित होता है। स्त्री केसर के जो भाग रहेंगे तो आपका वर्तिका
और स्टिग्मा, जो स्टिग्मा नहीं होगा, वर्तिकाग्र वर्तिका होगा, ठीक है। और अंडाशय, जो बीजांड है, बीजांड ये भी स्त्री केसर का भाग है, और जो अंडाशय है ये भी इसी स्त्री केसर का भाग है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ निर्मित करेगा? ये मान लो ध्रुव है, ठीक है, ये फोकस है एफ, ये आपका वक्रता केंद्र है, और ये इनफाइनाइट है मान लो, ठीक है। तो हमारा जो कह रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए हमारे जो हमारा बनेगा प्रतिबिंब वो इधर बनना चाहिए, फोकस के इधर सारे बनने चाहिए, ठीक है, फोकस के इधर सारे बनने चाहिए। देखो अगर हम मान लो इनफाइनाइट पे रखेंगे कोई वस्तु, तो कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आके? अगर हम इनफाइनाइट पे रखेंगे कोई वस्तु तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अगर हम इनफाइनाइट और उस वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर हम वक्रता केंद्र पे ही रख देंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, उल्टा और बराबर, ठीक है। अगर हम मान लो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दे रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर हम फोकस पे रख दे रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इनफाइनाइट में बनेगा। बट अगर हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे रहे हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? तो इसी ओर बन जाएगा, उसी ओर बन जाएगा। ये वास्तविक नहीं बनेगा, ये काल्पनिक या आभासी छोटा, और ये आभासी और छोटा बनेगा, ये आभासी और छोटा बनेगा। बाकी ये दोनों क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे, ये बराबर बनेगा, और ये दोनों बड़े बनेंगे, ये दोनों बड़े बनेंगे, और ये पूरा इतना क्या बनेगा? ये वास्तविक बनेगा। तो ये वास्तविक वाली कंडीशन नहीं है, ये वास्तविक वाली कंडीशन नहीं है, बाकी सारी वास्तविक वाली कंडीशन है। अब पढ़ो क्वेश्चन। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया है तो देखो इसी ओर बन जा रहा है, और ये वास्तविक नहीं बनेगा, ये आभासी बनेगा, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब देखो आप वस्तु को अनंत पर रखते थे तो कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था, वास्तविक बनेगा, सिंपल सी बात है, सही हो गया ये। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, तो जब आपको वस्तु को फोकस पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ? अनंत पर बना था, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक, तो आंसर ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? दूसरा एंड तीसरा करेक्ट है, दूसरा एंड तीसरा सही है, आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो ये जो आप नसबंदी बोलते हो, जो मेल में नसबंदी होती है, मेल में, तो मेल में जो नसबंदी रहेगी तो इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी बोलते हैं इसको। ये होता क्या है? ये शुक्रवाहिका जो होती है, शुक्रवाहिका, इसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, शुक्रवाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है। अब देखो इसको आंसर अगर देने का जिसको नहीं पता वो कैसे देगा? देखो डिंब वाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है, तो डिंब वाहिनी नली किसमें होती है? ये तो फीमेल में होती, तो ये मेल की बात इसमें क्वेश्चन मेल की कर रहा है, फीमेल में कैसे हो जाएगा? कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि खाली, ये तो टेम्पोररी इलाज है, बट हमको तो शल्य चिकित्सा पद्धति से कर रहा है, ऑपरेशन से किसको करेंगे? तो कॉन्डोम का इस्तेमाल हम ऑपरेशन से थोड़ी करते हैं। फिर कॉपर टीका विशिष्ट की जाती है, प्रविष्ट की जाती है, तो कॉपर टी भी शल्य चिकित्सा से नहीं की जाती, नॉर्मली ऐसे की जाती, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही है? आंसर फोर्थ इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? किस संयोजकता 3 है? अब किसकी संयोजकता 3 होगी? देखो जिसका प्यारा होगा, तो प्यारा किसका है आप देख लीजिए, जिसका परमाणु क्रमांक प्यारा होगा, तो क्या किसका प्यारा है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये करता क्या है, 2 8
और 3, यही तो बनाएगा ना। अब देखो, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे दिया, 12 सेंटीमीटर। नई किरतीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स डैश पर स्थित है। अब देखो क्या कह रहा है आपका, पहली बात तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में निगेटिव होगा, ये श्योर है, तो निगेटिव होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। तो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की त्रिज्या नई कार्तीय चिन्ह में फोकस दूरी पूछना है, तो एफ बराबर क्या होगा, फोकस दूरी r/2, r/2 ही होगा ना। देखो कैसे ये होता है, ये C है, यहां से पूरी ये R होती है, फोकस तुम्हारा यहां पर है, तो ये फोकस बराबर क्या होगा, r/2 ही होगा, r/2 होगा। तो R की वैल्यू कितनी है, 12, 2 कितना हो जाएगा 6, बट माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि अवतल है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आना तय है, ये फिक्स है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी या उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे R बराबर ρl अपान A, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो लंबाई का प्रभाव पड़ता है, मोटाई का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का, उसके आकृत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आकृत तो उसकी कैसे बदल दो, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण है। देखो एक ही सेट में दो क्वेश्चन सेम। एक अवतल दर्पण है जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी गई, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से ये बनाया जाता है। गोले का एक पृष्ठ, ये जैसे है ना, ये एक पृष्ठ है, गोले का एक पृष्ठ है, एक भाग से बनाया जाता है। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस कितना होगा। तो देखो F बराबर कितना आता है, r/2, तो R की वैल्यू कितनी है, 18/2 कितना हो जाएगा 9, बट माइनस क्यों, अवतल दर्पण है, -9, तो कौन सा आंसर होगा, -9, फोर्थ इज करेक्ट। अब ये वाला तो ये वाला ऐसे नहीं होगा, ऐसे समझ लो, अवतल दर्पण है तो निगेटिव में होगा ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण है। तो CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य कारण होता है ओजोन का क्षय करने के लिए। ओजोन का अगर नोटेशन कहेंगे तो O3, इस पे हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको ओजोन परत की संरक्षण को बचाने के लिए। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 में। बट ये लागू कब से हुआ, फोर्स में कब से आया, 1989। ठीक है, इसमें हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, कब हुआ था, 16 सितंबर। ये डेट भी पूछ लेता, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, मीथेन तो सभी जानते हैं कहाँ से निकलता, धान के खेत, जुगाली करने वाले जानवर, या फिर जो कूड़ा कचरा रहता है उससे निकलता है, जो पशु मल का रहता है उससे भी निकलता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपेनॉन में डैश कार्बन और डैश क्रियात्मक समूह होते हैं। तो क्या कौन सा आंसर होगा, ये 3 एल्डिहाइड होगा, 3 एल्डिहाइड, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत जनरेटर की बात करेगा तो जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करेगा, जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करेगा, किस सिद्धांत पे, विद्युत प्रेरण पे, विद्युत प्रेरण पे काम करेगा। और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ। ठीक है, ये क्या है, विद्युत जनरेटर है ना, विद्युत जनरेटर। नहीं, ये दाएं हाथ पे, ये काम करेगा आपका दाएं हाथ पे।
अगर विद्युत मोटर की बात करता, मोटर की, तो ये मोटर बाएं हाथ पे करता है, बाएं हाथ पे। बट ये जनरेटर है तो दाएं हाथ पे काम करेगा, दाएं हाथ पे काम करेगा। तो जो जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत जनरेटर है तो विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1100 वाट है का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है तो इसके कुंडले का प्रतिरोध R कितना होगा। तो देखो P कितना दिया है, 1100 वाट, 1100 वाट, और वो V कितना दे दिया है, 220 वोल्ट। यहां से I निकाल सकते हो, P बराबर V इंटू आई। P कितना दे दिया, P कितना दे दिया, P दे दिया आपका 1100, कितना 220, यहां से I निकाल लोगे, 0 से 0, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, तो 5 एम्पियर, 5 एम्पियर I की वैल्यू आ गई। तो V बराबर I इंटू R। वोल्टेज कितना है, 220, 5 को 20 और 5 को 20, कितना है, 44 ओम, 44 ओम। आंसर आपका थर्ड करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022, अच्छा ये तो प्रीवियस ईयर है तो ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर में से संबंधित, विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत मोटर है ना, विद्युत मोटर है, इस पर विचार करना है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय है ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। देखो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से नहीं होगा, किससे होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से। किससे होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से। ये तो ऐसे गलत हो गया, दूसरा गलत है, बी गलत है ना। का नियम का उपयोग करके की जाती है। अच्छा तो दो ही ऑप्शन है तो इसमें ए करेक्ट है, ए करेक्ट ऑप्शन आपका पहला सही, तीसरा सही, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको सेशन कैसा लगा, अगर सेशन हमारा अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपनी पढ़ाई और भी अच्छी करिएगा, क्योंकि अब एग्जाम तो आप पता ही स्टार्ट हो गए हैं, तो अब चलते रहेंगे 1-1.5 महीना। जिसका भी आता रहेगा वो सब अपना देता रहेगा। अभी एग्जाम होगा तो उसका फिर फीडबैक भी देखते रहना, उसको भी थोड़ा बहुत एनालाइज करना कैसे एग्जाम आ रहा है। थैंक यू।